हेलो एवरीवन। आज हम इफेक्ट ऑफ जनरेशन रीशेड्यूलिंग देखेंगे। पहले सबसे हम समझेंगे जनरेशन रीशेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है। जब हम उसकी रिक्वायरमेंट समझ लेंगे तो इफेक्ट हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। पावर सिस्टम में यदि हम देखते हैं तो सबसे जरूरी क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है पावर सिस्टम सिक्योरिटी। यदि हमारा सिस्टम सिक्योर ही नहीं है तो हमें क्या सप्लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पावर सिस्टम की सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट भी दो तरह के हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट जो है ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका स्टैटिक कंस्ट्रेंट हो सकता है, दूसरा आपके डायनेमिक कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो स्टैटिक कंस्ट्रेंट के अंतर्गत क्या आता है, थर्मल लिमिट जो है सर्किट की वो आती है, ठीक है। डायनेमिक कंस्ट्रेंट के अंतर्गत क्या आता है, वोल्टेज है, ट्रांजिएंट्स है, स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी। ये जो स्टेबिलिटीज होती है, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपके डायनेमिक कंस्ट्रेंट के अंदर आ सकती है। तो इनमें से कोई भी कंस्ट्रेंट यदि वायलेट होता है तो इसके कारण से इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत सीवियर हो सकते हैं और सिस्टम में वाइड ब्लैकआउट हो सकता है, ठीक। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि आज की डेट में जो हमारा पावर सिस्टम है वो किस टाइप का पावर सिस्टम है। वो हाईली स्ट्रेस्ड पावर सिस्टम है, क्योंकि दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने के कारण से और सप्लाई सप्लाई भी बढ़ाने के कारण से, जैसे सप्लाई भी यदि आप बढ़ाते हैं तो एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जनरेशन को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो ट्रांसमिशन सिस्टम को आपको या तो फिर से नई लाइन बिछानी पड़ेगी या फिर बनाना पड़ेगा। पर जो भी आपका सिस्टम है जैसा आप चला रहे हैं वो हाईली स्ट्रेस्ड कंडीशन में चलता है, ठीक है। तो वहां जो आपका सिस्टम जो रहता है उसमें कंजेशन होता है बहुत ज्यादा। ट्रांसमिशन लाइन जो है आपकी उसमें बहुत ज्यादा कंजेशन होता है। उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, कंजेशन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रीशेड्यूलिंग। जनरेटर्स को रीशेड्यूल करते हैं, ठीक है। अब जनरेटर को रीशेड्यूल करने से क्या होगा, ये रीशेड्यूल कौन कर सकता है, ये एनर्जी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। हम सब सबसे पहले जब देखे थे कि जो सब कंट्रोलिंग होता है वो कहाँ से होता है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से होता है, ठीक है। तो ये सब रीशेड्यूलिंग का काम जो है ये कौन कर सकता है, ये एनर्जी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कंजेशन के कारण से कोई भी हमारे स्टेबिलिटी के, चाहे वो डायनेमिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत आ रहे, डायनेमिक कंस्टेंट आ रहे हो या स्टैटिक कंस्टेंट आ रहे हो, कोई भी कंस्टेंट जो है हमारे वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिस्टम जो है, यदि आपका अगर सिस्टम में इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो विद इन फ्यू सेकेंड, विद इन फ्यू मिनट्स वो यदि रिकवर नहीं होती है तो हमें पता है कि सिस्टम जो है वो सीवियर जोन में जा सकता है, वो ब्लैकआउट हो सकता है। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ये सब चीजों को, चैलेंजिंग टास्क को एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हैंडल करता है। और उसके अंतर्गत इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर जो होता है वो ये सब चीजें देखता है। आईएसओ जिसको बोलते हैं वो ये सब चीजों का ध्यान रखता है। अभी हम रीशेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं कि हम जनरेशन को रीशेड्यूल करें। अभी हम यदि प्रेजेंट की बात करें या थोड़े पहले की यदि हम बात करते हैं तो हम पावर जनरेशन क्या करते थे, कन्वेंशनल जनरेटर से करते थे। तो कन्वेंशनल जनरेटर्स जो आते हैं, ज्यादा करके आप जो पावर जनरेशन करते हैं वो थर्मल से, बहुत ज्यादा पोर्शन जो रहता है वो आपके थर्मल से जनरेट होती है आपकी पावर। थर्मल पावर जनरेटर से आप पावर जनरेट करते हैं। थर्मल पावर जनरेटर्स पावर को जनरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मल पावर जनरेटर्स पावर को प्रोड्यूस करने के लिए फोसिल फ्यूल यूज करते हैं, फोसिल फ्यूल्स जो है वो यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत सारी गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस, उनका बहुत इमिशन हो रहा होगा। उसके कारण से अदर हमारा जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो लेकिन हम इस कर क्या सकते हैं, हम धीरे धीरे, इसलिए हम किस लिए आए कि हमारा नेचुरल ड्रिवन जो सिस्टम है, नेचुरल ड्रिवन जो टेक्नोलॉजी है हमारी जनरेशन की, उसकी तरफ हम आते हैं और हमारा जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोल वगैरह जो है वो कितने समय तक रहेगा, अगर हम उसको बहुत रफ्तार से यूज करते रहें तो वो ज्यादा दिन का रहेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम हमारे रिन्यूएबल की तरफ आते हैं। जो हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम बनाना है हमें, तो हमारा जो नेचर ड्रिवन सिस्टम है, तो हम क्या करते हैं, सोलर है, विंड है, इनसे पावर को जनरेट कराते हैं। तो ये सब हमारा आ जाता है रीस्ट्रक्चरिंग वाले सेक्टर में आता है, पावर सेक्टर का रीस्ट्रक्चरिंग वाले सेक्टर में आता है। तो हम क्या करते हैं, कंजेशन को हमको मैनेज करना है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ भी आते हैं। तो रीशेड्यूलिंग ऑफ जनरेटर यदि हम बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज करते हैं तो उससे हमको बहुत फायदे होते हैं। कंजेशन कॉस्ट तो कम हमारी होती है,
साथ ही साथ सिस्टम में जो एनर्जी लॉस होती है वो भी कम होता है, और क्या होता है, हम फॉसिल फ्यूल का जो यूसेज है वो भी हम कम कर सकते हैं। उसके कारण हमारा सिस्टम जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनता है। तो कंजेशन कम हुआ, लॉसेस कम हो गए, और हमारा फ्यूल जो है वो भी बच गया। तो इसलिए हम थोड़ा सा रिन्यूएबल्स की तरफ आते हैं। अब एनर्जी मैनेजमेंट कंजेशन के दौरान जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका ये होता है कॉस्ट फ्री अप्रोच होती है, कॉस्ट फ्री मीन्स होता है, और दूसरा तरीका होता है नॉन कॉस्ट फ्री अप्रोच, या जिसमें हम कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे हो जाता है। तो कॉस्ट फ्री अप्रोच जो होती है आपकी, जो आईएसओ क्या करता है उसमें, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर जो कॉस्ट फ्री अप्रोच है उससे पहले डील करता है। यदि कंजेशन हो रहा है, हमें दिख रहा है, तो वो क्या करते हैं, आईएसओ पहले कॉस्ट फ्री अप्रोच लेता है। उस कॉस्ट फ्री अप्रोच के दौरान वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर का टैपिंग्स को एडजस्ट करता है कंजेशन कम करने के लिए, फेज शिफ्टर्स यूज करता है, जो पैरामीटर्स हैं कुछ यदि हमारे सिस्टम में फैक्ट से रिलेटेड, उन पैरामीटर्स को चेंज करता है। तो मतलब अल्टीमेटली वो कोशिश करता है कि कॉस्ट फ्री तरीके से हमारे सिस्टम में जो कंजेशन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। और यदि फिर भी वो ठीक नहीं होता है तो वो फिर आता है नेक्स्ट अप्रोच, हमारी आती है नॉन कॉस्ट फ्री अप्रोच। मतलब हम क्या करते हैं, जनरेटर्स को रीशेड्यूल करते हैं। रीशेड्यूल करते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर रीशेड्यूलिंग होती है उसमें, ये भी कर सकते हैं, या फिर उसके पहले हम ये कर सकते हैं, लोड शेडिंग भी कर सकते हैं, कर्टेलमेंट ऑफ पावर ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली ज्यादा करके यदि किया जाता है तो क्या हो जाता है, रिएक्टिव पावर रीशेड्यूलिंग हो जाता है, या जनरेटर की रीशेड्यूलिंग जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर आईएसओ का जो है डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम में क्या रोल होता है, डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम में आईएसओ का रोल ये होता है कि वो ये पॉसिबिलिटी को पहले सर्च करता है कि सेफ पावर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिना किसी ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रेंट के वायलेशन के। यदि कंस्ट्रेंट कोई वायलेट नहीं हो रहा है, सेफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो वो उस चीज को अलाउ करता है, मतलब कॉस्ट फ्री जो अप्रोच है वो। और यदि कोई वायलेशंस हो रहे हैं तो फिर वो उन्हें अप्रूव नहीं करता है, जो पावर ट्रांजेक्शन है वो अप्रूव नहीं होंगे, और फिर आईएसओ क्या करेगा, जनरेटर्स को रीशेड्यूल करेगा। और जो रीशेड्यूलिंग कॉस्ट रहेगी वो भी हमारी जो रहेगी एनर्जी रीशेड्यूलिंग कॉस्ट कहलाएगी, और वो भी हमारे सिस्टम की कॉस्ट में, ऑपरेशनल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती है। तो सिस्टम के क्या क्या कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व होते हैं हम देख लेते हैं जब ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट की हम बात करते हैं। तो ऑप्टिमल पावर फ्लो, ऑपरेशनल कॉस्ट एंड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कॉस्ट कम होना चाहिए, इसलिए मैंने ऑब्लिक कंस्ट्रेंट क्यों बोला है, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट भी जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी आपका एक कंस्ट्रेंट है कि उसको भी मिनिमाइज करना है, आप बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। तो हमारा क्या हो गया, पहला जो है यहाँ पर से, ये पहला आपका कंस्ट्रेंट है। हम ओवरऑल कंस्ट्रेंट्स देख रहे हैं। पहला आपका जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट के अंतर्गत आएगा आपका ऑप्टिमल कॉस्ट, या कॉस्ट, या जैसे आप बोलते हैं फ्यूल कॉस्ट जो आपकी निकल के आ रही है, ऑप्टिमल कॉस्ट, पावर फ्लो कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, मिनिमाइज करना होता है किसे, फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। फ्यूल कॉस्ट किसकी, जनरेटर की, इसलिए मैंने जी सबस्क्रिप्ट में लिखा है। नंबर ऑफ जनरेटर्स, इंडिविजुअल जनरेटर की कॉस्ट है, उन सबको जोड़ते हैं तो आपकी टोटल फ्यूल कॉस्ट बनती है वो कम होना चाहिए, डॉलर पर आवर में है, ठीक है। यहाँ पे एफ आई पी आई क्या है, एफ आई पी आई जो है आपका वो कहलाता है अल्फा आई पीजीआई स्क्वायर प्लस बीटा आई पीजीआई प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा, या कहीं आप देखेंगे एबीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा जो रहते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये तीनों आपके जो है वो फ्यूल कॉस्ट कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। और पीजी क्या है, पीजीआई जो है वो पावर जनरेटेड है, ठीक है। आई क्या है, 1 2 3 एंड अप टू नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो ये आपकी होती है फर्स्ट कंस्टेंट, आपको जो टोटल फ्यूल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। सेकंड कंस्टेंट आपके सिस्टम में क्या आता है आपका, सेकंड कंस्टेंट आपका सिस्टम में आता है कि जो जनरेटर के कंस्टेंट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कि जनरेटर जो है वो जनरेटर की लिमिट में ऑपरेट करेगा। तो जनरेटर की जो पावर लिमिट है वो इन इक्विलिटी कंस्टेंट के तौर पर दिखाई जाती है। जनरेटर लिमिट्स, इनइक्विलिटी कंस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं जनरेटर के,
रियल पावर जनरेशन जो रहेगा दैट शुड बी विद इन मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, पीजी मिनिमम एंड पीजी मैक्सिमम रेंज, ठीक, इसके बीच में होना चाहिए। रिएक्टिव पावर का जो जनरेशन हो रहा है वो भी जो है आपका क्यूजी मैक्स और क्यूजी मिन के बीच में लाई करना चाहिए। ये वायलेशंस नहीं होना चाहिए, जो जनरेशन है वो विद इन लिमिट ही आपका हो सकता है। रियल पावर जनरेशन एंड रिएक्टिव पावर जनरेशन, इसकी यूनिट क्या है मेगावाट, इसकी यूनिट क्या है एमवीए वाट्स। नेक्स्ट आपका कंस्टेंट आता है, ये जो सारे चल रहे हैं अभी ये हमारे ऑपरेशनल कंस्टेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट आपका कंस्टेंट आता है बस वोल्टेज। बस वोल्टेज कंस्टेंट, बस वोल्टेज को विद इन रेंज रहना चाहिए, ये हम चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बस वोल्टेज जो है आपका वो विद इन रेंज होना चाहिए, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। ये आता है आपका बस कंस्टेंट, बस वोल्टेज कंस्टेंट। और वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि यदि वो विद इन रेंज हुआ तो हम बोलेंगे सिस्टम हमारा वोल्टेज स्टेबल है, स्टेबिलिटी कंस्टेंट है, ठीक है। यदि ये सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब वोल्टेज स्टेबल है हमारा सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर बैलेंस कंस्टेंट। तो पावर बैलेंस कंस्टेंट मतलब क्या होता है, जो आपका ये आपका इक्वलिटी कंस्टेंट के अंतर्गत आता है पहला तो। और इसकी जो आपकी पावर की आप लोड फ्लो एनालिसिस जब आप पढ़े हैं तो वहां पे आपने पावर इक्वेशंस आपने पढ़ी थी, तो वो जो पावर बैलेंस आपने इक्वेशन पढ़ी थी वहां से वो भी लेते हैं हम। तो वो आपका, और यहाँ पर एक और चीज होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। पावर बैलेंस कंस्टेंट किस टाइप का कंस्टेंट है, इक्वलिटी कंस्टेंट, ठीक है। इक्वलिटी कंस्टेंट है। पावर फ्लो से हम क्या निकाल सकते हैं, लॉसेस निकाल सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में बैलेंस कब बना रहेगा, जब जनरेशन किसके बराबर होगा, डिमांड और लॉसेस के बराबर होगा हमारा जनरेशन। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा सिस्टम जो है वो इक्वलिटी कंस्टेंट को फॉलो कर रहा है, इक्वलिटी कंस्टेंट को वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ जो पावर जनरेशन है, रियल पावर की यदि हम बात करते हैं तो रियल पावर जनरेशन माइनस रियल पावर डिमांड माइनस लॉसेस, सिस्टम के लॉसेस शुड इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। रिएक्टिव पावर के भी इसी तरह से इक्वलिटी कंस्टेंट आते हैं, वो ये होते हैं कि रिएक्टिव पावर जनरेटेड माइनस रिएक्टिव पावर डिमांडेड माइनस रिएक्टिव पावर लॉसेस शुड इक्वल टू 0। तो ये आपके कौन से कंस्टेंट होते हैं, ये होते हैं आपके पावर बैलेंस कंस्टेंट। यदि आप सिस्टम में पावर जनरेशन हो रहा है तो इन कंस्टेंट का वायोलेशन अलाउेबल नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन एमवीए कंस्टेंट, जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन एमवीए कंस्टेंट। ये किस टाइप का कंस्टेंट है, ये आपका इनइक्वलिटी कंस्टेंट है, ठीक है। इनइक्वलिटी कंस्टेंट है और ये क्या डिसाइड करता है, मेन जो एनर्जी मैनेजमेंट आपका होता है, एनर्जी मैनेजमेंट ड्यूरिंग कंजेशन जो रहता है ये आपका वो डिसाइड करता है। तो एमवीए लिमिट उस दौरान जब कंजेशन हो रहा है उस दौरान जो हमारी एमवीए लिमिट जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या बता रहा है, एसएल मैक्सिमम जो है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैक्सिमम परमिसिबल एमवीए लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल एमवीए लिमिट फॉर लाइन फ्लो। लाइन नंबर एल से इतना मैक्सिमम एमवीए जो है वो फ्लो हो सकता है, ठीक। तो ये आपका होता है ट्रांसमिशन लाइन एमवीए कंस्टेंट, जो कि किस टाइप का है, इनइक्वलिटी कंस्टेंट।
जब हम ये कंस्ट्रेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जब हम रीशेड्यूलिंग करने जाते हैं तो हमको ये सारे कंस्ट्रेंट्स का ध्यान में रखना होता है। ये सारे कंस्ट्रेंट्स को फिर से शेड्यूलिंग के टाइम पे तो ध्यान में रख ही रहे हैं, लेकिन जब कंजेशन हो रहा है वापस आपको रीशेड्यूलिंग करना है, तो रीशेड्यूलिंग के दौरान भी आप रीशेड्यूलिंग में तभी जाएंगे ना जब आपका ये सब कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहे हैं। अब जो है आपका जो एनर्जी है, आप जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो स्टेबिलिटी के साथ में आपका विदाउट एनी। हम ये कंस्टेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रीशेड्यूलिंग के समय भी हमें इन सब कंस्टेंट्स को ध्यान में रखना होगा। शेड्यूलिंग के समय तो हम ये कंस्टेंट को ध्यान में रखते हैं, हमारा जो पावर सिस्टम चल रहा है या जो हमारे पावर फ्लो हो रही है हम तक आ रही है, तो वो ये सारे कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए ही आ रही है। और ये कंस्टेंट कहीं ना कहीं यदि वॉल्यूशन होते भी हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करके उन कंस्टेंट को फॉलो करवाया जाता है, वायलेशन से बचाया जाता है, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर जोन में काम करे। तो वो कंस्टेंट हमें डिस्कस करना यहाँ पर जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने देख लिया इक्वलिटी कंस्टेंट और इनइक्वलिटी कंस्टेंट। नेक्स्ट हमारा एक और कंस्टेंट आता है, वो क्या होता है, एनर्जी बैलेंस कंस्टेंट। एनर्जी बैलेंस कंस्टेंट क्या कहला रहा है कि जितना इनफ्लो है उतना ही एनर्जी का आउटफ्लो भी होना चाहिए। मतलब एनर्जी जहां पावर जनरेशन हो रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समहाउ इसके जैसा ही आपका पावर बैलेंस कंस्टेंट है, वैसा ही आपका इनइक्वलिटी इसका एनर्जी कंस्टेंट भी जो है आपका वो इक्वलिटी कंस्टेंट के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपका होता है एनर्जी बैलेंस कंस्टेंट। ठीक है, एनर्जी बैलेंस कंस्टेंट हमने अलग से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिस्टम में कई बार एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी का इनफ्लो जो है शुड इक्वल टू एनर्जी आउटफ्लो। जहां पर भी स्टोरेज लगा हुआ है तो वो स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए जो आपने एनर्जी स्टोर करवा रहे हो तो वो कहाँ पर एनर्जी के स्टोरेज को यूज कर रहे हो, और एनर्जी को जितना स्टोर करवा रहे हो, इनफ्लो करवा रहे हो, वो सारी जो चीजें हैं वो इक्वल होना चाहिए। इक्वलिटी कंस्टेंट वही आपका फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है, अब हम जो कंस्टेंट की बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं जनरेटर सेंसिटिविटी कंस्टेंट। आपका है जनरेटर सेंसिटिविटी कंस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कंस्ट्रेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हर जनरेटर की सेंसिटिवनेस फाइंड आउट करते हैं, ताकि क्या होता है वो कंजेक्टेड लाइन के बारे में हमें पता चल जाता है, जो कि ओवरलोडेड है सिस्टम में। जो ओवरलोडेड है वो कंजेक्शन वाली जो वो वाली सेंसिटिव लाइन जो है वो हमें पता चलती है जनरेटर सेंसिटिविटी फैक्टर से या जनरेटर सेंसिटिविटी कंस्ट्रेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, जनरेटर सेंसिटिविटी आई जे is equal to delta change in MVA divided by, ये क्या है आपका डेल्टा एस आई जे, ये है आपका चेंज इन अपरेंट पावर फ्लो चेंज इन अपरेंट पावर फ्लो। ठीक है, चेंज इन अपरेंट पावर फ्लो इन आई एंड जे लाइन के बीच में जो है आई जे लिखा है ना, जे और आई लाइन के बीच में चेंज इन पावर फ्लो है, अपरेंट पावर फ्लो। और डेल्टा पीजीआई क्या है, चेंज इन रियल पावर जनरेशन, चेंज इन रियल पावर जनरेशन ऑफ ith जनरेटर। ठीक है, तो ये हम फॉर्मुलेट करते हैं जनरेटर सेंसिटिविटी। ये क्या फाइंड आउट करता है, ये फाइंड आउट करता है सेंसिटिवनेस ऑफ ईच जनरेटर टू कंजेस्टेड, जो हमारी लाइन है कंजेस्टेड लाइन के लिए वो जनरेटर कितना सेंसिटिव है वो बताता है। जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है यदि वो ओवरलोडेड है, कंजेशन में वो काम कर रही है, ओवरलोडेड हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, तो पर्टिकुलर जनरेटर उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए वो कितना सेंसिटिव है, वो हमें इस कंस्ट्रेंट के थ्रू पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, वो आपका होता है मॉडलिंग ऑफ, आप बोल सकते हैं इसमें मॉडलिंग ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम।
मॉडलिंग में तो और भी बहुत सारी चीजें आप डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव ये रहता है आपका। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यदि हम देखते हैं सबसे ज्यादा हम इकोनॉमिक पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पे ध्यान रखते हैं कि जब हम जनरेटर से पावर जनरेट करा रहे हैं तो हमारी पावर जो रहती है वो हमें इकोनॉमिक वे में होना चाहिए, ऑप्टिमल पावर जनरेशन होना चाहिए। जब हम रीशेड्यूल कर रहे हैं तब भी हमें इकोनॉमिक को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वहां पर हम जो इंक्रीमेंटल बिड रहती है या डिक्रीमेंटल बिड रहती है उसको भी कंसिडरेशन में लाते हैं जनरेटर्स के लिए, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल बिड और डिक्रीमेंटल बिड क्या होती है देख लेते हैं। पहले हम ये कंस्टेंट लिख लेते हैं। यहाँ हमें किसे मिनिमाइज करना है, i इज इक्वल टू 1 से 24 आवर्स तक, p इज इक्वल टू 1 से, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ कन्वेंशनल जनरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय ईजी INC प्लस CP डिक्रीमेंटल कॉस्ट डेल्टा EG डिक्रीमेंटल प्लस समेशन P इज इक्वल टू 1 टू, अब यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो आप कंस्टेंट, आपने जो काउंटर लिया है वो Q ले लो, Q इज इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ रिन्यूएबल जनरेटर्स CP इंक्रीमेंटल कॉस्ट EG इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीमेंटल एनर्जी चेंज इन एनर्जी, फिर CP डिक्रीमेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा EG डिक्रीमेंटल। मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव बताएगा, है ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, और ये काय में आएगी डॉलर्स में आएगी क्योंकि हमने 24 आवर्स को यहाँ पे कंसिडर किया, ठीक। तो यहाँ पर यदि CP इंक्रीमेंटल और CI डिक्रीमेंटल की यदि हम बात करते हैं, CP इंक्रीमेंटल और CP डिक्रीमेंटल जो है यदि हम उसकी बात करें तो वो क्या है, वो प्राइस बिड बता रहे हैं जनरेटर की। यदि हम इसके साथ में I भी लगा देते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस I मतलब ith जनरेटर के लिए वो इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल बिड प्राइस बताता है, ठीक है। और इसमें डेल्टा EG इंक्रीमेंटल और डेल्टा EG डिक्रीमेंटल क्या दिखाता है, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल एनर्जी एडजस्टमेंट दिखाता है कि आपको कितना एनर्जी को बढ़ाना पड़ा है या कितना एनर्जी को कम करना पड़ा है, वो आपका इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल EG दिखाता है। डेल्टा चेंज इन एनर्जी बता रहा है। NCG और NRG क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ कन्वेंशनल जनरेटर्स है, नंबर ऑफ रिन्यूएबल जनरेटर्स है। तो इस तरह से आप ये GS जो जनरेटर सेंसिटिविटी है उसको यूज करते हुए, और यदि आप यूज कर रहे हैं उसको आप रीशेड्यूल कर रहे हैं तो ये सारे कंस्ट्रेंट तो आपको साथ में ध्यान में रखने ही है। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका रीशेड्यूलिंग है वो भी आपका इकोनॉमिक होना चाहिए, उसको भी आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। पावर जनरेशन जो हो रहा है उसके लिए आपने क्या किया है, आपने जो कन्वेंशनल जनरेटर है उसको तो लिया ही है, यदि रिन्यूएबल्स नहीं है तो आपका सिर्फ कॉस्ट फंक्शन इतना आ जाएगा, और यदि सिस्टम में कोई रिन्यूएबल पावर जनरेटर्स लगे हैं तो वहां पर ये वाली कॉस्ट भी रहेगी। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, चेंज इन एनर्जी, इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है तो ये वाला कंसिडर हो जाएगा, और डिक्रीमेंटल चेंज हो रहा है तो ये वाला कंसिडर होगा। इस तरह से वो आपके कॉस्ट फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीजें अपनी थी इफेक्ट ऑफ जनरेशन रीशेड्यूलिंग, ठीक है। तो जनरेटर को जब हम रीशेड्यूल करते हैं उसकी आवश्यकता क्या होती है हमने वो डिस्कस किया, उसके क्या कंस्ट्रेंट डिस्कस किए, और उसका क्या इफेक्ट होता है हमने वो भी डिस्कस किया।